देखिए समझिए, मैं यही कह रहा हूँ कि अभी तक हम लोग अरेस्ट वाला प्रोविजन पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें हम लोग को ये समझ लिए कि विटनेसेस को एग्जामिन करेगा तो उसका एविडेंसी वैल्यू क्या होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये समझ रहे हैं कि सपोज कीजिए कि अरेस्ट हो गया, एक्यूज इन्वेस्टिगेशन करने गई पुलिस अफसर और वहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया एक्यूज को, तो इसके बाद फर्दर क्या होगा। तो जब आप सेक्शन 57 और 22 सीआरपीसी पढ़ेंगे, 57 सीआरपीसी और आर्टिकल 22 कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या कहता है कि कोई भी पर्सन को जो अरेस्ट किया जाएगा तो पुलिस अफसर अपने पास इन्वेस्टिगेशन, प्राइमा फेसी इन्वेस्टिगेशन जो उसको करना है या प्राइमरी जो कुछ काम करना है, कुछ इन्वेस्टिगेशन करना है, तो उसके लिए वो मैक्सिमम कितने पीरियड तक का डिटेन करके रख सकता है उस पर्सन को, तो केवल और केवल कितना 24 आवर्स डिटेन करके रख सकता है। फिर क्वेश्चन अराइज होता है, चूँकि क्रिमिनल लॉ में हमें एविडेंस की ज़रूरत होती है, विदाउट एविडेंस हम किसी को पनिश ही नहीं कर सकते हैं, तो और वो एविडेंस कलेक्ट करना किसकी ड्यूटी होती है, पुलिस अफसर को। तो सपोज कीजिए कि 24 आवर्स में पुलिस अफसर जो एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाती है, तो क्या होगा, तो क्या करेगी पुलिस अफसर, जब ले करके जाएगी किसके पास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर क्या है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को पावर है कि वो फर्दर क्या करे, रिमांड करे, मतलब उसको फर्दर रिमांड दे दे पुलिस अफसर को, ताकि उसको एग्जामिन कर सके या जो भी उसको इन्वेस्टिगेशन उसको लेकर के करना हो वो कर सके, ठीक है। तो इसी के लिए क्या करना, अब कहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कहाँ पावर है कि वो फर्दर रिमांड दे, ठीक है। तो जब आप सेक्शन 167 पढ़ेंगे सीआरपीसी का, तो इसी में प्रोविजन दिया गया, क्या इसी में आप पढ़ेंगे कि एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कितने पावर है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को आप देखेंगे, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कितने दिनों का रिमांड देने का पावर है, तो 7 डेज का। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को अगर रिमांड देना होगा तो कितने दिनों देंगे, ये फ्रीक्वेंटली एग्जाम पूछा जाता है, 7 डेज के लिए। लेकिन अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को देना होगा तो फर्स्ट टाइम कितने दिनों के लिए देंगे, 15 डेज के लिए। कितने दिनों के लिए दिया जाएगा, 15 डेज के लिए। लेकिन इस पीरियड को मैक्सिमम कितने दिनों तक बढ़ाया जा सकता है, तो याद रखिएगा, अगर केसेज, अगर डेथ, मैं डी लिख देता हूँ, डी से डेथ हो गया, एल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया या 10 ईयर्स, अगर डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 ईयर्स तक की पनिशमेंट का अगर ऑफेंस है, तो ऐसी सिचुएशन में रिमांड कितने दिनों तक मैक्सिमम बढ़ाया जा सकता है, 90 डेज तक। 90 डेज तक का क्या दिया जा सकता है, रिमांड दिया जा सकता है। लेकिन अगर अदर देन ये ऑफेंस है, मतलब डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 ईयर्स के अलावा कोई अगर ऑफेंस है, तो ऐसी सिचुएशन में मैक्सिमम इसको कितने दिनों तक बढ़ाया जा सकता है, 60 डेज। यही बिहार जुडिशरी में इस बार पूछा है। अगर कोई आप लोग में से बिहार जुडिशरी दिए होंगे तो ये क्वेश्चन इस बार पूछा है कि कितने दिनों तक बढ़ाया जा सकता है, अदर देन डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 ईयर्स के पनिशमेंट, कितने दिनों तो बढ़ाया जा सकता है, 60 डेज तक। देखिए अभी तक मैं क्या बता रहा था, सुन लीजिए, वॉइस क्लियर नहीं, शायद दिख भी नहीं रहा होगा क्लियर, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर। देखिए सपोज कीजिए कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर एक्यूज पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है, तो उसके बाद क्या प्रोसीजर है, तो कहा कि अगर अरेस्ट करती है तो सेक्शन 57 एक लिमिटेशन इम्पोज करती है पुलिस अफसर को कि आप उस पर्सन को कितने टाइम तक डिटेन करके रख सकते हैं, तो केवल और केवल 24 आवर्स आप डिटेन करके रख सकते हैं। उसके बाद कहा गया कि सपोज कीजिए पुलिस अफसर की ड्यूटी होती है कि एविडेंसेज कलेक्ट करना, 24 आवर्स में एविडेंस कलेक्ट नहीं हो पाता है, तब क्या होगा, तो तब क्या होगा कि सेक्शन 167 जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को एम्पावर करता है कि फर्दर रिमांड के लिए, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कितना दिन तक रिमांड दे सकता है, 7 डेज का रिमांड दे सकता है, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट टाइम में 50 डेज। लेकिन अगर वो ऑफेंस डेथ पेनाल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 ईयर्स का है, तो ऐसे सिचुएशन में वो मैक्सिमम 90 डेज तक बढ़ा सकते हैं। और अगर अदर देन डेथ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 10 ईयर्स का ऑफेंस है, तो ऐसे सिचुएशन में ये 15 डेज कितने बढ़ा के किया जा सकता है, 60 डेज तक किया जा सकता है। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा, अगर नोट करना तो जल्दी नोट कर लीजिए। हो गया 9 मिनट।
अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, उसको समझिए। एक क्वेश्चन इंटरव्यू प्लस आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि कन्फेशनल स्टेटमेंट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड किया जाता है या ड्यूरिंग इंक्वायरी या ड्यूरिंग ट्रायल रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये आपको समझना था। देखिए हम लोग एक लाइन खींचते हैं, इस पर समझ लेते हैं। तो क्या हुआ था, सर्वप्रथम क्रिमिनल प्रोसीडिंग का इनिशिएशन ही कहाँ से हुआ था, एफआईआर से हुआ था। तो यहाँ पे एफआईआर, उसके बाद क्या किए थे, अकरेंस रिपोर्ट भेजा गया था कहाँ पर, 157 में। OR कर देता हूँ, इस मीन्स अकरेंस रिपोर्ट। और अकरेंस रिपोर्ट के बाद क्या हुआ था, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ था। इन्वेस्टिगेशन कहाँ स्टार्ट हुआ था, 156 में। तो आप समझ लीजिए ये जो एफआईआर लॉन्च करने के बाद इन्वेस्टिगेशन जो यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, तो ये इन्वेस्टिगेशन, और इसके बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद मैं अभी जस्ट बताऊंगा इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या होगा। अभी जस्ट मैं बताऊंगा आपको कि इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट सबमिट किया जाएगा 173 क्लॉज 2 में, और चार्जशीट सबमिट करने के बाद क्या होगा, कॉग्निजेंस लिया जाएगा। ठीक है, तो कॉग्निजेंस क्या होता है, इंक्वायरी होता है। क्यों इंक्वायरी होता है, क्योंकि कॉग्निजेंस का मतलब ये होता है क्या, प्राइमा फेसी जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड। तो जैसे ही जुडिशियल एप्लीकेशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंक्वायरी स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, सपोज किए कि यहाँ पर अगर कॉग्निजेंस लिया जाता है तो यही क्या हो गया, इंक्वायरी स्टेज हो गया। मीन्स यहाँ से लेकर के इन्वेस्टिगेशन से लेकर के और इंक्वायरी स्टेज से पहले क्या होगा, सेक्शन 164 का जो प्रोविजन है कन्फेशनल स्टेटमेंट यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा। मीन्स यहाँ से लेकर के मतलब इन्वेस्टिगेशन के बाद और इंक्वायरी से पहले क्या होगा, आपको कन्फेशनल स्टेटमेंट जो सेक्शन 164 में वो रिकॉर्ड किया जाएगा। आई थिंक इस ग्राफ से क्लियर होगा कि किस सिचुएशन में या किस स्टेज में कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है। अब हम लोग कन्फेशनल स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं। देखिए पहले तो ये समझ लीजिए कि इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के पहले क्या होगा, कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। अब ये समझना कि सेक्शन 164 में जो कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा वो कौन रिकॉर्ड करेंगे, तो ध्यान रखिएगा एरिया जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होंगे या एरिया मजिस्ट्रेट जो होंगे वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, कहा कि अगर एरिया मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेंगे तो उन्हीं को केस ट्रायल करना है, और वही जब केस ट्रायल करेंगे तो क्या होंगे, वो ट्रायल के टाइम में वाइस्ड हो जाएंगे। इसीलिए कहा कि कोई एरिया मजिस्ट्रेट के अलावा कोई अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कोई अदर एरिया जुडिशियल मजिस्ट्रेट या एरिया मजिस्ट्रेट के अलावा मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब देखिए अब इसके जब 164 में कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा तो कुछ प्रोविजन का ध्यान रखना होता है। क्या, पहला तो आप ओथ पर इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दूसरा 281 में कुछ प्रोविजन दिया गया है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्या दिया गया है, सेक्शन 281 सीआरपीसी। सेक्शन 281 सीआरपीसी में कुछ प्रोविजन दिया गया जिसको आपको फॉलो, क्या प्रोविजन दिया गया, कहा गया कि जो भी पर्सन का कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा, उनको बताया जाएगा कि आप जो कन्फेस करना चाह रहे हैं वो आपके अगेंस्ट एज ए सब्सटेंटिव पीस एविडेंस यूज होगा और उसके आधार पर आपको पनिश किया जा सकता है। दूसरा बात उनको ये कहेगा कि आप ये कन्फेस करने के लिए बाउंड नहीं है। तीसरा क्या कहा जाएगा, कहा कि अगर आप कन्फेस नहीं करते हैं तो आपको दोबारा ऐसा नहीं कि रिमांड में भेज दिया जाएगा, पुलिस अफसर को दे दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं किया जाएगा। मीन्स उनके ऊपर जो भी फियर होगा उस फियर को खत्म करने का किनकी ड्यूटी होगी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। इवन इसमें एक ब्रेक भी दिया जाता है उनको कि आप जाइए बाहर और फिर से आप एक बार सोच करके आ जाइए। उनको बाहर जाने दिया जाएगा, उनको पानी पीने का और अपने फैमिली मेम्बर से मिलने का मौका दिया जा सकता है। ठीक है, ताकि उनके ऊपर जो फियर है पुलिस ऑफिसर का या जजेज का भी कोई फियर ना हो उसके ऊपर, उस फियर को हटाने के लिए उनको क्या किया जाएगा, उनको टाइम दिया जाएगा कि आप फिर से एक बार रिकन्सिडर कर लीजिए कि आप कन्फेस करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। इट मीन्स सेक्शन 281 क्या करता है कि कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी भी एक्यूज पर्सन को कंपेल करके कन्फेशनल स्टेटमेंट नहीं लेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक कन्फेशनल स्टेटमेंट क्या होता है, एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है और किसी भी पर्सन को केवल और केवल उस बेसिस पर पनिश किया जा सकता है। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। तो हम लोग अब कन्फेशनल स्टेटमेंट भी पढ़ लिए। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा ये समझिए। अब देखिए अभी तक आपने क्या पढ़ा, एफआईआर हो गया, एफआईआर के बाद अरेस्ट का जितना प्रोविजन था हम लोग पढ़ लिए। ठीक है,
उसके बाद अक्रेंस रिपोर्ट भेजना था, वो हम लोग पढ़ लिए। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या हो सकता था वो पढ़ लिए। इन्वेस्टिगेशन का एक सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके मेंस का भी क्वेश्चन होता है, इंटरव्यू का भी होता है, इसको भी हम लोग पढ़ लिए। इसके बाद क्या होगा, ये सारा इन्वेस्टिगेशन का जब प्रोसेस क्लियर हो जाएगा, इसके बाद पुलिस अफसर क्या करेगी, चार्जशीट सबमिट करेगी। चार्जशीट या पुलिस रिपोर्ट। देखिए इसके बाद जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा तो पुलिस अफसर क्या करेगी, 173 क्लॉज 2 में क्या करेगी, चार्जशीट सबमिट करेगी। और जैसे ही चार्जशीट सबमिट किया जाएगा वैसे ही जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, आपको पता है, जैसे ही चार्जशीट सबमिट किया जाएगा तो सेक्शन 190B में, चूंकि ये क्या था, पुलिस केस था, तो सेक्शन 190B क्या है, पुलिस केस का प्रोविजन है। तो क्या होगा, सेक्शन 190B में पुलिस जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, कॉग्निजेंस लेंगे। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा, एक बार फिर समझ लीजिए। जैसे ही पुलिस रिपोर्ट सबमिट किया जाएगा वैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, कॉग्निजेंस लेंगे। कॉग्निजेंस मतलब होता ही क्या है, लिख लीजिए। कॉग्निजेंस मीन्स होता है कि प्राइमा फेसी जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड। देखिए समझिए यहाँ तक। तो चार्जशीट सबमिट होने के बाद जैसे ही चार्जशीट सबमिट किया जाएगा वैसे ही क्या होगा, कॉग्निजेंस लिया जाएगा। कहाँ पर लिया जाएगा, सेक्शन 190B में। सेक्शन 190B में कॉग्निजेंस लिया जाएगा। कॉग्निजेंस मतलब होता है कि प्राइमा फेसी जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड। अब देखिए, अब जो ट्रायल से पहले का जो प्रोसीजर था वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इसके बाद अब क्या होगा, ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा। तो यहीं पर हम लोग पढ़ लेंगे जैसे ही। तो कॉग्निजेंस लेने का पावर, एक बात और मैं बता देता, कॉग्निजेंस लेने का पावर जनरली किसके पास होता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास होता है, ठीक है। कोर्ट ऑफ सेशन के पास नहीं होता। कोर्ट ऑफ सेशन कहाँ होता है, आप जानते हैं कि एक सिचुएशन होता है, सेक्शन 199 क्लॉज 2 में क्या है कि जो भी हमारे डिग्निटरीज है, जैसे प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, गवर्नर के अगेंस्ट, इन सब के अगेंस्ट अगर ऑफेंस होता है तब ही कोर्ट ऑफ सेशन को पावर है क्या लेने का, कॉग्निजेंस लेने का। अदरवाइज कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस ले ही नहीं सकते। कौन लेंगे, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लेंगे, या जिनको इनपावर किया जाएगा, ठीक है। अब यही हम लोग समझेंगे कि जब हमेशा कॉग्निजेंस जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ही लेते हैं तो और लोग कोर्ट ऑफ सेशन और जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैसे इसको ट्राई करते हैं, ये हम लोग समझेंगे। वहाँ पर क्या होता है, केस कमिट और सबमिट किया जाता है। तो आप जानते हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, कमिटल या ट्रांसफ़र का प्रोविजन। इसको ट्रांसफ़र नहीं कहेंगे, इसी ट्रांसफ़र वर्ड को हम लोग दो वे में जानते हैं। क्या होता है, कमिट और सबमिट। तो कमिटल और सबमिशन कहाँ पर, 323 आप पढ़ेंगे और 209 पढ़ेंगे। तो 323 में क्या है, आउट टू भी है, तो यहाँ पर या तो CGM या तो कोर्ट ऑफ सेशन को भेजा जाएगा, और 209 में किसको, कोर्ट ऑफ सेशन को केवल भेजा जाता है, जो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन होगा। तो चलिए आज का क्लास हम यहाँ तक रखते हैं, और नेक्स्ट डे जो है हम लोग एविडेंस का डेमो क्लास रखेंगे, और फिर क्लास जब स्टार्ट होगी तो उसमें पूरा डिटेल में बताया जाएगा। बस आज मेरा एक पर्पस था कि आप लोग बता दो कि एक सब्जेक्ट को कैसे इनिशिएट किया जाए, एक सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए, ठीक है, और एक प्लेटफॉर्म पर कैसे सारे प्रोविजन को आप लेकर के आ सकते हैं। अब जैसे ही ट्रायल स्टार्ट करेंगे तो हम लोग का जो जनरल प्रोविजन है, जनरल प्रोविजन क्या है, जैसे कोर्ट विटनेस होता है, न्यू विटनेस होता है, कहाँ दिया गया, 311 में दिया गया। उसके बाद आप 280 हमेशा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो 280 क्या बात करता है, डेमोनर ऑफ विटनेस की बात करता है। डेमोनर ऑफ विटनेस मतलब क्या होता है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जब भी किसी विटनेस को एग्जामिन करती है, या जब भी कोई विटनेस आकर के कोर्ट में अपना स्टेटमेंट देता है या जो भी वो एविडेंस देता है, तो उनके क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज को रिकॉर्ड किया जाता है, उसके हाव भाव को रिकॉर्ड किया जाता है 280 में। उसके बाद आप जानते हैं कि 313 जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, वो क्या कहता है, वो क्या कहता है 313 पर्सनल डायलॉग बिटवीन एक्यूज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा।
क्लियर है। तो ये जनरल प्रोविजन फिर वहाँ पर हम लोग तीनों ट्रायल जो भी हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर उसको क्लियर कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका CRPC 2 से 3 क्लास में आप एक प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं जहाँ पर आपका PT में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और यही इसी तरह अगर आप पढ़ते हैं तो आपके अगर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो एक थॉट प्रोसेस डेवलप करके इसी तरह हम लोग को सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए और पढ़ना है। और कल हम लोग एविडेंस का, कल या जब भी आप लोग को बता दिया जाएगा, मैसेज कर दिया जाएगा कि कब आपका नेक्स्ट क्लास होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।